हेलो एवरीवन। हम लोगों का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के लिए, नीट के लिए भी, बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आता है, थोड़ा ट्रिकी सा। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, जो 4 फंडामेंटल फोर्स का एक है। तो बाकी 3 फंडामेंटल फोर्स क्या है सर? बाकी 3 फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स 2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 3 और वीक न्यूक्लियर फोर्स 4। तो सर ये 4 फंडामेंटल फोर्स है क्या? देखिए, इस यूनिवर्स में कोई भी इंटरेक्शन हो, कोई भी इंटरेक्शन, वो ये 4 फंडामेंटल फोर्स से बिलोंग्स करता है। आप कोई भी इंटरेक्शन ले लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स ले लीजिए, आप मैकेनिकल फोर्स ले लीजिए, आप एडेसिव फोर्स ले लीजिए, आप कोहेसिव फोर्स ले लीजिए, कोई भी फोर्स ले लीजिए, आप कोई भी इंटरेक्शन ले लीजिए, ठीक है, तो वो इन 4 फोर्स का अंडर से होता है। तो हम लोगों का चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस एरिया से बिलोंग करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा क्या? कूलम्ब्स लॉ सर। बनान ये जो ये ठीक लिखा है ना, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो सर पकड़ लीजिए, आप यहाँ पर 2 चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों r डिस्टेंस से अलग हुआ है, इन दोनों का बीच में डिस्टेंस है r। तो इन दोनों का बीच में जो फोर्स होगा, ये कुछ इंटरेक्ट करेगा ना अपने आप से, तो वो फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 into Q2. This force is proportional to Q1 into Q2, and this force also is proportional to 1 by r square. इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब इन दोनों का बीच में जो फोर्स है, अगर चार्ज बढ़ गया तो इन दोनों में से जो फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में से डिस्टेंस कम हो गया, देखिए डिस्टेंस अगर कम कर दिए हम, ठीक है, तो 1 by r square, F प्रोपोर्शनल टू 1 by r square, तो डिस्टेंस अगर कम हो गया तो फोर्स बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा। ये तो है बेसिक बात। बेसिक बात और एक क्या है कि ये फोर्स रिपल्सिव होगा, दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव। हम लिखते हैं दिस फोर्स F will be repulsive if they are same charge, if they are same charge, and this force will be attractive, इसकी जगह attractive होगा, this force will be attractive if they are सेम नहीं, डिफरेंट चार्ज। रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों सेम होगा। एट्रैक्टिव कब होगा? जब डिफरेंट होगा। तो यहीं पर एक क्वेश्चंस आपके मन में आएगा जिसका आंसर आपके बुक में नहीं लिखा होगा। क्या सर, ये दोनों अपने आप से रिपल्सन करता क्यों है? और ये दो अगर नेगेटिव चार्ज, मतलब आपके क्वेश्चन से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अपने आप को अट्रैक्ट करता क्यों है सर? हमको ये बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप गूगल कर लीजिए या फिर कोई और भी कोई अच्छा सोर्स से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका बहुत सारा आंसर मैंने देखा है। तो मुझे सबसे अच्छा लगा जो आंसर वो है कि हर कोई चीज अपने आप में, ध्यान से सुनिएगा, हर कोई चीज अपने आप में पोटेंशियल एनर्जी कम करने का चक्कर में लगा होता है। सर समझ में नहीं आया? ठीक है, देखिए यहां पर समझ लीजिए आप है, ठीक है, एकदम जींस पैंट पहन के आप है। आपको इस हाइट में, एच हाइट में हम आपको उठा के रख दिए। कहां से? यहां से आपको यहां पर रख दिए।
तो आप एक बात बोलिए, तो यहाँ पर अगर हम आपको रख दिए तो आप में क्या स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। पकड़ लीजिए, आपका मास अगर m हुआ तो आप में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ? mgh। तो आप में अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ तो यहाँ पर जो चीज, जिस चीज में आप खड़े हुए थे, अगर हम उसी चीज को तोड़ दें तो आप गिर जाएंगे क्या? नहीं गिर जाएंगे। का मतलब क्या है? अगर आप गिर गए यहां से, इसका मतलब है सर आप पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, मतलब आप सर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेके चलना चाहते हैं, या फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेकर आप रहना चाहते हैं। वैसे ही बात है दोनों चार्ज में। पकड़ लीजिए, एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, ठीक है। अभी इस चार्ज को जितना सामने हम लेके आएंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी उतना इंक्रीज करेगा। तो ये क्या करेगा? ये करेगा कि हमको एनर्जी रिलीज करना है। जैसे आप यहां से कूद गए, मतलब कि यहां पर आप तो फ्रीली नहीं रह सकते ना। अगर आपको फ्रीली रख दिया तो आप एनर्जी क्या करेंगे? आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में। वैसे ही दो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रख दिए आमने सामने, तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज करेगा क्या? वो बोलेगा कि मुझे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो उसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? जब वो, मतलब उसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी समझ लीजिए 0। तो 0 कब होगा? जब दूसरा वाला इनफाइनाइट में होगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि एक दूसरे से दूर जाने के लिए। वैसे ही समझ लीजिए, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों अपने आप करीब आना चाहता है। क्यों? बिकॉज ये जितना करीब आएगा उतना इन लोगों का पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगा। तो ये पोटेंशियल से बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन मुझे मिला था, तो वो आपको बता दी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको गूगल कीजिएगा और कोई और अच्छे ऑथर के बुक से आप पढ़ के बताइएगा हमारे कमेंट में। तो चलिए हम लोग पढ़ लिए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है सर? कूलम्ब्स लॉ A proportional to Q1 into Q2 and F also proportional to 1 by r square. Then we can write it A proportional to Q1 by Q2 by r square, Q1 into Q2 by r square, and also there is a proportional constant that is known as 1 by 4 by epsilon 0 Q1 Q2 by r square. Sir, always put the vector sign on F. Why? Always put the vector sign because this force is vector. And also if you write here r square, then you should put here r hat, that is direction of r, or you can say the direction of force, and also here r hat. If you don't want to write r hat, then you can write here r cube and here vector r. Okay, so this is Coulomb's law. तो आप लोगों का किताब में देख लीजिएगा इसका जो डेफिनेशन है, हाँ, और इसका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा एक बार रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आता है। सेकंड क्या बात है? सेकंड बात है सर, ये जो ये क्या लिखे हैं हम, ये जो एप्सिलॉन 0 ये क्या है सर? तो एक बात समझ लीजिएगा, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये सीजीएस में होता है, सॉरी एसआई में होता है। दो यूनिट सिस्टम है, आपको पता ही होगा अब तक, एक एसआई और एक सीजीएस। एसआई में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है और सीजीएस में लिखा जाता है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R हैट। एसआई में क्या लिखा जाता है सर? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R हैट। सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब्स -2। और इसका क्या है सर? K इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये जो एप्सिलॉन 0 है ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है,
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा सर, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो क्या है सर? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये जो लॉ है, ये अगर दो चार्ज फ्री स्पेस में या फिर एयर में रखा हो तो ये लॉ काम करता है। लेकिन अगर वहां पर कुछ सिस्टम हो मतलब कुछ मीडियम हो, मतलब समझ लीजिए दो चार्ज अगर पानी में है, या फिर ये दो चार्ज Q1 और Q2 किसी तरह का ऑयल में है, ठीक है, और फिर ये दो चार्ज किसी और लिक्विड में है जिसका परमिटिविटी, ये जो एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, ये तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, तो किसी ऐसा जगह में है जिसका परमिटिविटी फ्री स्पेस का सेम नहीं है, तो फिर उस जगह में F इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन, हियर it is called epsilon naught and it is called epsilon q1 q2 by r square r hat. Okay, now the relation between, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो आप लोगों का जो लॉ है वो किस इस तरह का है। अभी ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम का बीच में एक रिलेशन है, दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू काई इनटू एप्सिलॉन जीरो, वेयर काई इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, where chi is known as dielectric constant, or K, you can say it K is known as dielectric constant. Okay, so we can here also write 4 pi epsilon 0 K into epsilon 0, 4 pi epsilon को 4 pi K epsilon 0 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और सीजीएस में एक बात आप याद रख लीजिएगा, सीजीएस में फ्री स्पेस में K इज इक्वल टू 1 होता है, फ्री स्पेस और एयर मीडियम में K इज इक्वल टू 1 होता है, और बाकी सब मीडियम में ये K और ये K ये दोनों अलग है, ठीक है। आपको इन दोनों में से ये दो K ये दो एकदम अलग है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। K इज इक्वल टू 1 और इसका कोई वैल्यू दिया होगा, अगर किसी और मीडियम में होगा तो इसका वैल्यू दिया होगा। और एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन 0 का भी एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में बहुत आता है डायमेंशन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में, कि आप लोग एप्सिलॉन 0 का, ये जो एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन, ये जो इसका डायमेंशन क्या है निकाल के बोलिए। तो आप अपने कॉपी में कीजिए, थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, ट्राई कीजिए आप थोड़ा। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R हैट। ओके, तो एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन अगर निकालना होगा तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर इनटू F। अभी देखिए 1/4 पाई ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, और R हैट भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अभी Q जो चार्ज उसका डायमेंशन क्या है, Q जो चार्ज है उसका डायमेंशन है I इंटू टी, ठीक है। मतलब क्या है, चार्ज बाय टाइम इज इक्वल टू करंट, तो करंट का डायमेंशन है I, तो I इंटू टी इज इक्वल टू Q, सो वी कैन हियर इट I स्क्वायर टी स्क्वायर। ये जो R है इसका डायमेंशन है L स्क्वायर, F का डायमेंशन क्या है mLt-2। अभी ये सारे सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होता है, m-1 G L-3 G T⁴ एंड I स्क्वायर। देखिए ये है एप्सिलॉन 0 का, ये है एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन। थोड़ा
लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये आपको समझ लेना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये दो हिस्से में बटा हुआ है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिक और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिक। तो कूलॉम्स लॉ स्टैटिक इलेक्ट्रिक का एक लॉ है, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक में ही कूलॉम्स लॉ आता है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक में कूलॉम्स लॉ हम बोल दिए। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? पकड़ लीजिए यहां पर आपका एक चार्ज है Q। तो ये चार्ज यहां पर अगर आप एक यूनिट चार्ज रख दिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा ये चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप एक बात बोलिए, ये चार्ज Q इस पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपल्स करेगा इसको, ये रिपल्स करेगा, रिपल्सन होगा यहां पर। तो इसका वैल्यू कितना होगा? देखिए हम लोग कूलॉम्स लॉ से जानते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 by r² into r hat। अभी Q1 के जगह में क्या आ गया? Q। 1/4πε0 Q1 के जगह आ गया Q और Q2 का जगह आ गया 1/r² into r hat। और इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ सर फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड।